लाइबा मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखती थी। उसका बाप क्लर्क था और ये 8 बहन भाई थे। इतने बड़े कुंबे के लिए एक क्लर्क की तनख्वाह नाकाफी थी। उसके घर माली परेशानी रहती थी, जिसका असर सब बच्चों पर पड़ता था, लेकिन लाइबा पर सबसे ज्यादा था, क्योंकि वो समझदार और हसास ज्यादा थे। जेबा, लाइबा और मैं बचपन की सहेलियां थी। मैं और जेबा खुशहाल घराने से थे। हमने कॉलेज ज्वाइन किया तो वालिदैन को हमारी शादी की फिक्र लाहक हो गई। सबसे पहले जेबा की शादी हुई। मैंने ग्रेजुएशन मुकम्मल किया तब मेरी शादी हुई। मेरी शादी अपने कजन से हुई। शोहर डॉक्टर थे, लिहाजा जिंदगी आराम से बसर होने लगी। लाइबा की बारी सबसे आखिर में आई। क्योंकि वो एक मामूली क्लर्क की बेटी थी, लिहाजा किसी ऊंचे घराने में उसकी शादी होना एक ख्वाब जैसी बात थी। उसकी शादी एक मसला ही बनी रही, क्योंकि ये 8 बहनें थी और 2 सबसे बड़ी थी। उसके वालिदैन जहेज भी नहीं दे सकते थे, लेकिन लाइबा चाहती थी कि उसकी शादी हमारी तरह अमीर घराने में हो। उसकी माँ बेटी के हर रिश्ते को रद्द कर देने की वजह से बहुत परेशान रहती। वो इसे समझाती कि बेटी ज्यादा की हवस अच्छी नहीं। इन बातों का मगर लाइबा पर कोई असर ना होता था। खुदा की करने के बिला आखिर लाइबा के लिए एक अमीर घराने का रिश्ता आ ही गया, लेकिन उस शख्स की उम्र 55 साल थी। 2 जवान बेटे थे जो बैरून मुल्क तालीम हासिल कर रहे थे। बाप से भी बड़ी उम्र के आदमी से लाइबा शादी पर राजी ना हुई और ये रिश्ता भी लौटा दिया गया। इसी तरह 4 साल मजीद बीत गए। बिला आखिर समझा बुझाकर वालिदैन ने इसे उसके हम उम्र कजन के साथ शादी करने पर राजी कर ही लिया। ये उनका अपना सगा भतीजा सफदर था। ग्रेजुएट था, अच्छी शक्ल सूरत के साथ मेहनती था और लाइबा के वालिद के महकमे में इनके साथ क्लर्क था। इस शादी की लाइबा को जरा भी खुशी नहीं थी। कार थी और ना नौकर चाकर, बस सफदर की मुख्तसर सी तनख्वाह में गुजर बसर करना थी। उसने हम सहेलियों को भी शादी में ना बुलाया। बहरहाल मोहब्बत की कदर इसके दिल में थी। जल्द ही उसने सफदर को मामूली तनख्वाह और तमाम कमाईगियों समेत कबूल कर लिया और खुश रहने लगी। अलबत्ता शोहर को ये जरूर कहती थी कि सफदर, तुमको इतना तो कमाना पड़ेगा कि हम अपना एक अच्छा सा घर बना सकें। सफदर तो था ही मेहनती नौजवान, लिहाजा और टाइम करने लगा और गलत काम से भी बहुत घबराता था और कनात पसंद था। सब कुछ बीवी के लिए बनाना चाहता था, अपने लिए कुछ नहीं खरीदता था। बहरहाल 5 साल सुकून से गुजर गए। इस दौरान उन्होंने बचत करके एक प्लॉट खरीद लिया कि जब खुदा इस्तात देगा तो इस पर अपना घर बना लेंगे। एक रोज सफ्तर के ऑफिसर ने इसको बुलाकर कहा कि मेरे अकलौते बेटे की शादी है। मैंने सारे स्टाफ को मदऊ किया है। तुम्हें भी बीमा अहलो अयाल मेरी खुशी में शरीक होना है। उसने कार्ड घर आकर बीवी के हाथ में थमाया और कहा, बॉस ने मुझे बहुत इसरार से शादी में बुलाया है। हमने इस तकरीब में जरूर शरीक होना है। लाइबा ने खुशी खुशी कार्ड लिया, लिफाफे से निकाल कर पढ़ा और फिर मुंह बनाकर एक तरफ डाल दिया। उसकी शक्ल पर 12 बज रहे थे। बीवी की रोनी सूरत देखकर उसने पूछा, क्या बात है, तुम कार्ड देखकर खुश नहीं हुई? जब मेरे पास अच्छा लिबास और महफिल के मुताबिक पहनने के लिए जेवरात ही नहीं, तो मैं ऐसी शानदार तकरीब में कैसे शिरकत कर सकती हूँ? सत्तर के दिल को चोट पहुंची। बोला, तुम्हारे पास इतने अच्छे अच्छे जोड़े हैं, तुम इनको पहनकर बेहद खूबसूरत लगती हो। अभी पिछले दिनों ही तुमने जो जोड़ा बनवाया था, प्लीज उसी को पहन लो, वो बहुत अच्छा और कीमती जोड़ा है। ताई ने गिलगित से लाकर दिया था तुमको। रहने दो, अपनी ताई का तोहफा। ऐसे कपड़े लोगों के आम लिबास होते हैं, जिसको तुम कीमती कह रहे हो। तुमने मेरी सहेली जेबा का वार्डरोब नहीं देखा, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये मुझे नीचा दिखाने का कौन सा वक्त है? उसका शोहर करोड़पति है और मैं एक क्लर्क हूँ। मेरा और उसका क्या मुकाबला? तो कार्ड भी अपने जैसे लोगों की शादी के कबूल किया करो। बड़े लोगों के दावतनामे क्यों ले आते हो? जो ताई वाला जोड़ा तुम पहनने को कह रहे हो, मेरे पास उसकी मैचिंग का जेवर नहीं है। सफदर, तुम समझते क्यों नहीं? कुछ देर तो सफदर सोचता रहा कि क्या करें, शादी में जाना भी लाजिम था। बॉस ने फोन करके कहा था कि अपनी फैमिली को भी जरूर लाना, लिहाजा अब बॉस की खुशी में शरीक ना होना बुरी बात थी। इत्तेफाक के उस वक्त जेबा का फोन आ गया और लाइबा उससे बातें करने लगी। बातों बातों में उसने शोहर के बॉस के घर शादी में जाने का मसला भी बता दिया। तभी जेबा ने कहा कि मेरे घर आ जाओ और जो जोड़ा पसंद आए ले जाओ। थोड़ी देर की ही तो बात होती है, शादी में कपड़े जेवर पहनने की।
भला ये भी कोई मसला है? ज़ेबा की बात सफदर ने सुनी। उसने कहा, ज़ेबा से तुम्हारी बचपन की दोस्ती है। तुम उसके पास चली जाओ और अपनी पसंद का एक जोड़ा और ज़ेवर मांग लो। क्या तुम उससे नहीं मांग सकती? बेशक मांग सकती हूँ, और वो तो खुद देने को कह रही है। अगरचे मैंने आज तक उससे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांग लेती हूँ, क्योंकि ये तुम्हारे बॉस के घर की शादी है और बकौल तुम्हारे उसने इसरार करके अपनी खुशी में बुलाया है, तो जाना ही होगा। उसी वक्त लाइबा अपने शौहर के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर ज़ेबा के घर चली गई। ज़ेबा ने अपने वार्डरोब के पास ले गई और जोड़े दिखाने लगी। कहने लगी, ये सब नए फैशन के हैं, इन्हीं दिनों सिलवाए हैं, जो तुमको पसंद आए ले लो। लाइबा ने एक जोड़ा निकाल लिया, शोख रंग नफीस कपड़े का, जिस पर निहायत हसीन काम बना हुआ था। ज़ेबा ने इसके साथ का पर्स और सैंडल भी निकाल कर दिए। फिर सेल्फ खोलकर सोने के कई सेट निकालकर लाइबा के सामने रख दिए। बोली, मैच कर लो और पसंद कर लो, इसमें कौन सा सेट इस जोड़े के साथ पहनोगी? फिर उसने खुद ही एक सेट मुंतखब करके इसे दिया। कहने लगी, ये वाला ठीक रहेगा। सारा कमरा जेवरात की चमक से रोशन हो गया। ऐसा जेवर लाइबा ने कभी नहीं देखा था। वो दंग रह गई। क्या ये सेट ले जाऊं? उसने झिझकते हुए पूछा। हाँ हाँ, ले जाओ, जरा एहतियात से, ये काफी कीमती है। ये कहकर जेबा ने सारी चीजें पैक करके एक छोटे से ब्रीफ केस में रखकर लाइबा के हवाले कर दी। बस फिर लाइबा की खुशी का क्या ठिकाना था, जैसे एक जहां की खुशी इसे मिल गई हो। उसने ये भी ना सोचा कि लोग क्या सोचेंगे। एक मामूली क्लर्क की बीवी के पास इतना कीमती लिबास और पेश कीमत जेवरात कहाँ से आए हैं। अगले दिन रात को तैयार होकर वो शादी में पहुंची। वो वाकई इतना हसीन लिबास और जेवरात पहने हुई थी कि बड़े बड़े अमीर घरानों की बेगमात की नजरें उस पर ठहर जाती थी। तकरीब के इख्तिताम पर तकरीबन रात के 2 बजे वो घर को रवाना हुए। सफदर खौफजदा था कि घर का फासला मोटरसाइकिल पर तय करना है और बीवी ने पराए जेवरात पहन रखे हैं। आधी रात का वक्त था। खुदा खैरियत से घर तक पहुंचा दे। तमाम रास्ता उसने दुआ करते हुए तय किया। बहरहाल वो खैरियत से घर पहुंच गए। उस वक्त रात के 3 बज चुके थे, मगर खैरियत कहाँ। घर पहुंचकर लाइबा ने आईने के सामने जो चादर उतारी, जो तमाम रास्ते लपेटे हुए आई थी, यूं ही इसने चादर को कांधों से हटाया, एक चीख मारी। हार उसकी गर्दन में नहीं था, वो न जाने कहाँ गिर गया था। शादी हाल में रास्ते में उसने खौफ और मायूसी के मिले जुले तासुरात के साथ शोहर की तरफ मुड़कर देखा और बोली, मेरे गले से हार किसी जगह गिर गया है। अब मैं जेबा को क्या जवाब दूंगी? वो रो रही थी और शोहर भी सर पकड़े बैठा था। अगले रोज उन्होंने जेवरात का डिब्बा लिया और उसी जोहरी के पास गए जिसका पता डब्बे की पुश्त पर लिखा हुआ था। उन्होंने डब्बे में रखे झुमके और अंगूठी दिखाकर कहा कि ऐसा ही सेट चाहिए। वो दरअसल इसकी कीमत मालूम करना चाहते थे। जौहरी ने जो कीमत बताई वो इतनी ज्यादा थी कि वो खुद को बेचकर भी ये कीमत अदा नहीं कर सकते थे। उस सेट में असल नगीने जड़े हुए थे। वो वापस आ गए। उसी वक्त सफदर एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गया और फौरन ही अपने प्लाट का सौदा करना चाहा। डीलर बोला, अभी के अभी प्लाट बेचोगे तो असल कीमत से कम पैसे मिलेंगे। आपके प्लाट की कीमत बढ़ चुकी है, सब्र करके बेचो तो ज्यादा कीमत मिलेगी। ये सुनकर लाइबा अपने वालिद के पास गई और इनका तमाम अहवाल से आगाह किया। उन्होंने भी रिटायरमेंट के बाद जो रकम मिली थी उसके पैसों से एक प्लाट लेकर रख दिया था। कहने लगे, मेरा एक दोस्त प्रॉपर्टी डीलर है, इससे बात करता हूँ, 2-4 दिन में अपना और तुम्हारा प्लाट बेहतर दामों बिकवा देता हूँ। रकम तुम उस खातून को दे दो, क्योंकि उसने दोस्ती पर एतबार किया है। इज्जत और दोस्ती से बड़ी कोई चीज नहीं। इतनी जल्दी प्लाट ना बिक पाए, लेकिन लाइबा के ताया जो खासे पैसे वाले थे, जब भाई की मुश्किल का इनको इल्म हुआ, उन्होंने हार की कीमत की रकम इनको देकर कहा, ये उधार समझकर ले लो, और जब तक अदा न करोगे प्लाट मेरा रहेगा। जब कर्जा अदा कर दोगे तो अपने प्लाट के हकदार हो जाओगे। ये समझो लाइबा की कि मैंने तुम्हारा और तुम्हारे वालिद का प्लाट अपने पास गिरवी रख लिए हैं। लाइबा की तो जान पर बनी थी। उसने ताया से रकम पकड़ी और जोहरी के पास जाकर दोनों मियाँ बीवी हार खरीद लाए। अंगूठी और झुमके तो मौजूद थे। इस दौरान जेबा मैके चली गई थी। जब वो हफ्ते बाद घर लौटी तो लाइबा ने फोन करके कहा, क्या मैं अब तुम्हारी अमानत देने आ जाऊं? वो बोली, हाँ आ जाओ, अम्मी की तबीयत ठीक ना थी, इसलिए मैं मैके चली गई थी। तुमने फोन किया तो होगा, मैं उठा ना पाई, घर पर जो नहीं थी। ये सुनकर लाइबा की जान में जान आई कि उधर से भी इज्जत रह गई थी।
صفدر بیچارہ بہت خوفزدہ تھا۔ وہ ان تکالیف کے بارے میں پریشان تھا جو بیوی کی وجہ سے اب زندگی میں پیش آنے والی تھی۔ اچھی بھلی پرسکون زندگی لائبہ کی جھوٹی نمود و نمائش کی خواہش کی بھینٹ چڑھ گئی۔ اب گھر میں وہ پہلے جیسا سکون اور محبت بھی نہ رہی۔ اس کے بعد زندگی میں دکھ ہی دکھ بھر گئے تھے۔ بدقسمتی سے اس کا مستقبل کانٹوں بھرا ہو گیا۔ پہلے جو صفدر کی تنخواہ تھی وہ خود پر خرچ کرتے تھے، اب قرضہ ادا کرنا تھا، اور قرضہ تو پھر قرضہ ہوتا ہے۔ اب لائبہ کو احساس ہوا کہ اس نے اپنے خامد کو کس طرح مصیبتوں کے پہاڑ تلے دبا دیا ہے۔ صفدر کے والد نے اپنا گھر کرائے پر اٹھا دیا اور خود یہ سب ایک کچی آبادی کے چھوٹے سے مکان میں کرائے پر رہنے لگے، جہاں نہ گیس کی سہولت تھی اور نہ پانی کی۔ پانی کے کین مول لینے پڑتے تھے اور برادے کی انگیٹھی پر کھانا بنانا پڑتا تھا۔ کچی آبادی میں گندے پانی کے جوہر اور مچھروں کی بہتات تھی۔ تمام رات سبھی سکون کی نیند کو ترستے تھے، لیکن قرض کی لعنت سے نجات پانے کے لیے یہ سب تو سہنا تھا۔ اب لائبہ روز ٹوکری اٹھا کر سبزی اور قصاب کی دکان پر جاتی اور ایک ایک پائی کے لیے جھک جھک کرتی۔ شوہر رات دیر تک کام کرتا اور باپ بچوں کے اسکول کے سامنے کھوکھا لگا کر بسکٹ ٹافیاں بیچنے لگا۔ بہرحال انہوں نے بہادری سے حالات کا مقابلہ کیا اور زندگی میں سخت کاموں کے ساتھ جینا سیکھ لیا۔ وہ 7 سال تک غربت کے غلام بنے رہے۔ بالآخر انہوں نے تایا جی کا قرض اتار دیا۔ اس وقت تک پلاٹوں کی قیمت بھی دگنی چگنی ہو گئی اور یہ ان پر مکان تعمیر کرنے لائق ہو گئے۔ بھلا ہو تایا جی کا کہ پلاٹ اپنے پاس گروی رکھ کر ان کو اس وقت کوڑیوں کے مول بکنے سے انہوں نے بچا لیا تھا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ برے وقت میں اپنے ہی کام آتے ہیں۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ نمود و نمائش میں مبتلا عورتیں نہ صرف اپنی زندگی کی خوشیاں داؤ پر لگاتی ہیں، بلکہ شوہروں کے لیے بھی نت نئی پریشانیاں پیدا کر دیتی ہیں۔